बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट है हमारा। और आज हम देखेंगे एक सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ। ये आपका एनुअल मोड एमसी के लीजिए या फिर जो टर्म 2 है उसके लिए होने वाला है। सैंपल पेपर को जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, जो आंसर की है, उसे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके सैंपल पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो टाइमिंग 2 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 5 होंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक में चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी अथवा करके, ठीक है। सेक्शन बी में आपके जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा 3 मार्क्स का, सोर्स बेस्ड यानी कि स्रोत आधारित। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में जो है वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और सबसे लास्ट 5 मार्क्स का एक मानचित्र होगा, ठीक है, यानी कि मैप होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया, पेपर पैटर्न आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब इंग्लिश में आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइमिंग है 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको 35, तो इसे पढ़ लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, जिसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 3 हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए हिंदी में क्या है। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी पदार्थ क्यों कहा जाता है, यानी कि आप यहाँ पे आपको क्या समझाना है, यहाँ पे क्षोभ मंडल की जो विशेषताएं हैं वो आपको समझानी है। मैंने आपको बताया था ना कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो वही यहाँ पे देखिए पूछा गया है। तो हम उत्तर लिखेंगे इस तरह से कि क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सिंपल है। तो आपको पता है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, ठीक है। इस स्तर में, हालांकि जबकि ये निचली है, तो सिंपल सी बात है, जो धूलकण होंगे, जो जलवाष्प होंगे, वो किस में मौजूद होंगे, क्षोभमंडल में ही मौजूद होंगे। मौसम में परिवर्तन भी इसी स्तर पर होता है, यानी कि मौसम में कोई भी परिवर्तन है, चाहे वो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वो सभी किस में परिवर्तन होता है, इसी क्षोभमंडल में। तो मौसम परिवर्तन के लिए ये काफी आवश्यक है। और मौसम परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित भी करता है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, अब देखिए मौसम परिवर्तन तो हो गया, बादल बनता है, बारिश होती है, संघनन होता है इत्यादि, ठीक है। इस स्तर में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, यानी कि जैसे कि आप इस पृथ्वी के स्तर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो तापमान जो है वो माइनस होता चला जाता है, जिससे संतुलन बन जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जैविक प्रक्रिया के लिए ये जो परत है क्षोभमंडल, काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आपको समझ में आ गया कि क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, द ट्रोस्फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डस्ट पार्टिकल्स के लिए, चेंज इन वाटर टेक्स प्लेस इन द लेवल एंड एनवायरनमेंट के चेंज के लिए, टेम्परेचर के चेंज के लिए, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा गया है बच्चों हमसे, ज्वार भाटा नौ संचालन से किस तरह से संबंधित है, ठीक है, 2 मार्क्स का है। ज्वार भाटा नौ संचालन से किस तरह से संबंधित है, तो लिखेंगे नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों का साधारणतः जहाज तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि हमें पता है कि कोई नदी मुख होता है, यानी कि मान लीजिए ये समुद्र है, तो यहाँ पे ये जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जहाज जो है वो मुश्किल से, मतलब आसानी से वहां तक बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ज्वार से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुंचते हैं और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। यानी कि देखिए क्या बताया गया कि जब ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे से क्या होता है कि समुद्र तल का जो पानी है वो उसका बहाव काफी अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो शिप्स हैं, ठीक है, जो जहाज है, वो कहाँ पर आसानी से पहुंच जाते हैं, बंदरगाहों तक, और जब माल उतारते हैं तो वापस से अपने जहां से आए हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण जो हुगली नदी है, उदाहरण दिया गया है हुगली नदी तथा टेम्स नदी, यहाँ पर कोलकाता तथा लंदन ऐसे, यहाँ मतलब यहाँ से व्यापार करने वाले जो बंदरगाह हैं वो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन देशों के साथ साथ विश्व के महत्वपूर्ण स्थान भी इसी ज्वार भाटा की वजह से प्रभावित होते हैं। तो ज्वार भाटा नौ संचालन से किस तरह से प्रभावित होता है, समझ गए आप सभी। अब लिखेंगे कि टाइड से रिलेटेड टू नेविगेशन इन द फॉलोइंग वे। तो कौन से वो वेज हैं जिसके टाइड जो है वो रिलेट करता है नेविगेशन से। तो सेकंड भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपके 2 क्वेश्चन है, अथवा में भी दिया गया है। पहला क्वेश्चन है लेटेराइट मृदाओं की विशेषताएं क्या है।
और अथवा में दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो देखिए विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है, लेटेराइट मृदा की विशेषताएं। तो लेटेराइट जो है वो एक लेटिन शब्द जिसका नाम है लेटर, ठीक है, इससे बना है। इसका अर्थ होता है ईंट, तो यानी कि लेटेराइट अर्थात ईंट। तो सिंपल सी बात है, जब ये ईंट से संबंधित है तो उपजाऊ तो ये होगी नहीं, सिंपल है, उपजाऊ नहीं होगी तो यहाँ पे घास वगैरह, सब्जी वगैरह या फिर जो खेती है वो होगी नहीं, ना ही पेड़ उग सकते हैं। इसका निर्माण जो है वो मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। यानी कि ऐसी मृदाएं जो उपजाऊ नहीं होती हैं, ठीक है, खास करके लेटेराइट, इन मृदाओं का निर्माण होता है मानसूनी जो जलवायु होती है उसके ठंडे और गर्म होने की वजह से, ठीक है। और ये जो मृदाएं होती हैं ये उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन, चूना होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम इसकी मात्रा कम होती है। और जिसमें ये तीनों ही चीजें होंगी, चारों ही चीजें होंगी, तो वो मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। अब इसके कुछ उदाहरण देश देख लीजिए, मतलब उदाहरण जो क्षेत्र हैं, इसमें पश्चिमी तट आ जाएगा भारत का, पश्चिमी तट यानी कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु आ जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियां, ये आ जाएंगे लेटेराइट मृदाओं के क्षेत्र के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेटेराइट मृदाओं की विशेषताएं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया हिंदी में, और यहाँ पे आप इसीलिए से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें है अथवा में प्रश्न। अथवा में बच्चों देखिए हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है। अथवा में प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान? देखो भाई, सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही है। साथ ही इसकी सीमा में किसी व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं होता है। यानी कि देखो, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यानी कि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इन उद्यानों को उच्च स्तर यानी कि इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इनमें पशुचारण यानी कि अपने पशुओं को चरा नहीं सकता है। साथ ही साथ ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। फिर बात आती है अभ्यारण्य की। तो अभ्यारण्य क्या होता है? इससे कम सुरक्षा प्रदान है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ी सी, मान सकते हैं थोड़ी सी कम सुरक्षा से प्रदान है। इसमें क्या होता है, जो चीज इसमें नहीं है वो चीज इसमें हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा याद करने की ट्रिक क्या रखेंगे, पहले राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए। इसमें क्या है, ये उच्च स्तर पर इसको सुरक्षा दी जाती है, इसको कम दी जाती है। इसमें पशुचारण की मनाही है, लेकिन इसमें क्या है कि वन जीवों की सुरक्षा के साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियां, यानी कि एक तो सुरक्षा भी है, और आप जो है अगर आपको अपने पशु वगैरह चलाने हैं या जो भी आपको मानवीय गतिविधियां करनी है तो उसकी अनुमति तो है, लेकिन इस तरह से किया जाए ताकि जो वन्य जीव है वहां के, उनको कोई नुकसान ना हो। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है, लेकिन हाँ, ये जो अभ्यारण्य होते हैं इसमें अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति जो है भूमि खरीद सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या है एंड जो सेंचुरी है इसमें क्या क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी हमने देख लिया, कितनी देर में, एक सेकेंड, हाँ, तकरीबन 9 मिनट के अंदर हमने अपना सेक्शन ए खत्म कर लिया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में हमारा एक ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, सोर्स बेस्ड है, ठीक है, 3 मार्क्स का है। निम्नलिखित स्रोत को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो स्रोत है हमारा पारिस्थितिक अनुकूलन से, यानी कि ये आपका चैप्टर 15 या 16 से लिया गया है। हाँ, चैप्टर 15 से है ये। तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। समुद्र तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में जीवदारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व 1000 मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास कर्म के द्वारा धीरे धीरे उसी पर्यावरण का अनुकूल ढाल लेते हैं अपने आप को। तो इसे ही हम पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, और नीचे और भी है यहाँ पे, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर
रहने वाले सभी जीवधारी को मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। ये पर्यावरण के मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव घटक सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल सभी पौधों व जंतुओं, प्राणियों व उनके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना होता है। ज्यादातर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ जलमंडल तथा वायुमंडल में भी मिलते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। तो ये है आपका पारिस्थितिक अनुकूलन से संबंधित। हालांकि इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। क्वेश्चन एक जो है सिर्फ इससे संबंधित है, दो है इससे संबंधित। पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला आपका इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, इसी टॉपिक में ही ये जो खाद्य श्रृंखला है वो छुपा हुआ है। तो इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि सभी क्वेश्चन जो है वो सोर्स से ही संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम के द्वारा उसी पर्यावरण के अभ्यस्त अनुकूल यानी कि खुद को ढाल लेते हैं, तो इसे ही पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। यानी कि ये एक परितंत्र है या फिर कह लीजिए एक पारिस्थितिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हो, ये क्या करते हैं, अपने आप को ये जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। तो इसी ढालने की प्रक्रिया को और जिसमें वो अपना विकास भी करते रहते हैं, हम कह देते हैं उसको पारिस्थितिक अनुकूलन। अब आती है बात खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला को अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, वह खाद्य क्रम जिसमें एक क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो 1 मार्क्स में आप ये लिख देंगे। लेकिन जब तक आप इसका उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक शायद टीचर को समझ में नहीं आए। तो उदाहरण लिखेंगे, पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा मेंढक का भोजन होता है, मेंढक एक सांप का भोजन होता है और एक सांप एक बाज के द्वारा खा लिया जाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे खाद्य क्रम का विकास एक जो ऊर्जा है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रही है। फिर आ जाता है परितंत्र किसे कहते हैं। तो परितंत्र यहाँ पे देख लीजिए, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का, यानी कि मान लीजिए ये ए क्षेत्र है, इस ए क्षेत्र में कई सारे समुदाय हैं। तो इस समुदाय में कोई है ए बी, ठीक है, ए बी समुदाय है। तो ये क्या होते हैं, ये जो समुदाय है ए बी, ये जल, भूमि और वायु, इनका एक ऐसा संबंध जिससे ये अपनी ऊर्जा प्रवाह करते हैं, अपना पोषण लेते हैं, यानी कि जो खाना है वगैरह वो लेते हैं। तो इसी को कह देते हैं परितंत्र। तो परितंत्र का मतलब हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो जीव रहते हैं, ठीक है, उनका अपने जो जल है, भूमि है, अजैविक तत्व है, उनसे ऐसा संबंध जिससे ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखला चलती है, उसे ही हम परितंत्र कहते हैं। सिंपल सा। तो अब आपको समझ में आ गया, आपका सेक्शन नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड क्वेश्चन, सॉरी, रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड। तो सबसे पहले है इकोलॉजिकल एडेप्शन, तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ के जो क्वेश्चन आंसर है। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल एडेप्शन, व्हाट इज फूड चेन कॉल्ड, व्हाट इज इकोसिस्टम कॉल्ड। सिंपल सा। बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी की। सी में हमसे पूछा गया है, इसमें देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक में चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई, इस नीति के कोई 4 उद्देश्य क्या थे। तो व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर एनी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। तो लिखते हैं भाई, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कब लागू की गई। तो जब भारत आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद सबसे पहले जो वन नीति थी वो 1952 में लागू की गई थी। लेकिन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी के रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, तो कब लागू की गई, 2 टाइम पे लागू की गई। एक तो पहली बार कब की गई थी वन नीति, 1952 में, जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं था। लेकिन जो राष्ट्रीय वन नीति थी, ये वनों के क्षेत्रफल में कमी जो हो रही थी उसके लिए 1988 में की गई। तो आप अगर चाहें तो सीधा यही लिख देंगे 1988 वाली। अब देखिए इसके उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है देश के 33% भाग पर, यानी कि देश के 33% भाग पर वन लगाए जाने चाहिए। वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, और पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन को लगाया जाए। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिकता जो है उसको संरक्षण दिया जाए। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण
बाढ़ और सूखा इन सभी को नियंत्रित किया जाए। पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया गया था। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वन्य जीव आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें इन्होंने जो लोग थे उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो उद्देश्य हैं वन संरक्षण नीति के, कौन कौन से हैं। देश के 33% भाग पर वन लगाएं। ठीक है, और जो वन और वन्य जीव है इसका संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। पर्यावरण संतुलन बनाया जाए। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, आनुवांशिकता इनका संरक्षण किया जाए। मृदा अपरदन को रोका जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए, बाढ़ सूखे को नियंत्रित किया जाए। पेड़ लगाने के लिए जो बढ़ावे हैं वो दिए जाए, जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही साथ जो पेड़ काटते हैं उनको सजा भी दी जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब समझिए इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1952। इन 1988 द नेशनल पार्क फॉरेस्ट पॉलिसी वाज formulated to check the reduction in the area of forests। लिख देंगे कौन कौन सा। सबसे पहले तो 33% पे हमें क्या करना है, जो प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट करनी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस कंजर्वेशन, नेचुरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक ओरिजिन एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल ऑफ फूड एंड ड्रॉट। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे इजीली इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इंग्लिश में भी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब इसमें देखिए आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संगणन के किन्हीं 3 रूपों का वर्णन कीजिए तथा उनके लिए आवश्यक अवस्थाएं भी लिखिए। सिंपल सा, डिस्क्राइब एनी 3 फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड ऑल्सो राइट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देम। अथवा में पूछेगा, स्थल समीर व समुद्र समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, यानी या फिर आप कह सकते हैं समीर ब्रीज। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई सबसे पहले संगणन के विभिन्न रूप तो कौन कौन से हैं। संगणन के विभिन्न रूप में हम देखेंगे 4। तो सबसे पहला है ओस। ओस क्या होती है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संगणन केंद्रक पर संग्रहित ना होकर ठोस अवस्था में जैसे कि पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तब इसे ओस का नाम देते हैं। यानी कि जो आर्द्रता है वो पत्थर, ठीक है, और ये जो पौधे वगैरह होते हैं इन पर जब जमा हो जाती है पानी की बूंदों के रूप में, तो हम कह देते हैं उसको ओस। और ये चीज आपने ठंडियों में भी देखी होगी। तो देखो ठंडियों में क्या होता है, आकाश स्वच्छ होता है, शांत हवा होती है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होता है, ठंडी ठंडी रातें होती हैं और लंबी रातें होती हैं ठंडी के मौसम में। तो ये तभी मुमकिन होता है। तो साथ क्या होता है, ये ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु यानी कि 0 या उससे नीचे चला जाए। इसमें इसके अलावा पानी की जो बूंदें हैं वो बर्फ के बजाय छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है। यानी कि तुषार में क्या होता है कि जो पानी की बूंदें जो होती है, ठीक है, ये छोटी छोटी पानी की बूंदें क्या होती हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं इनमें डिवाइड हो जाती है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, तुषार। उसके बाद आता है कोहरा एवं कुहासा। अब देखिए तुषार के लिए कुछ यहाँ पे अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही है। साथ ही साथ इसमें हवा का तापमान जो है वो जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए। अब आ जाता है कोहरा एवं कुहासा। तो ये इसका क्या मतलब है, जब बहुत अधिक तक ज्यादा मात्रा में जलवाष्प से लदी हुई वायु, यानी कि जब जलवाष्प जो है वो बहुत अधिक हो जाता है ऐसी वायु में, तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो इस गिरने की वजह से छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होने लगती है। यह सतह के काफी निकट होती है। कोहरा एवं धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, तो इससे हम धूम्र कोहरा कहते हैं। उसके बाद आता है बादल। बादल पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे छोटे रवों की सहित होते हैं, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो संघनन के ये 3 से 4 रूप हो गए। आपको 3 पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे आपको 4 समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि फॉलोइंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्पैक्शन। तो यहाँ पे है, पहले ड्यू है, फॉरेस्ट है, फॉग एंड मिस्ट है एंड क्लाउड्स। अथवा में प्रश्न था स्थल समीर और समुद्र समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्थल समीर यानी कि स्थल के संबंध में, तो और फिर समुद्र समीर। तो देखो क्या होता है, ये पवने रात के समय स्थल समीर में पवने रात के समय चलती हैं, कहां से, स्थल से समुद्र की ओर, और समुद्र समीर में ये दिन के समय चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर। स्थल समीर में क्या होता है, रात के समय
स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र देर से ठंडा होता है। इसमें लिखेंगे हम, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल अधिक तेजी से गर्म होता है। स्थल समीर में क्या होता है, समुद्र पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। समुद्र समीर में क्या होता है, स्थल पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है और ये पवनें आर्द्र यानी कि गर्म होती है। तो स्थल समीर और समुद्र समीर में ये थोड़े से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि बेसिक से जो अंतर है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो स्थल समीर, ठीक है, यानी कि लैंड ब्रीज, एंड सी समीर यानी कि सी ब्रीज। तो आप इसी यहाँ से समझ पाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ये सभी। तो इसे से हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। इसमें आपके 5 मार्क्स के जो है वो 3 प्रश्न है और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तापमान के प्रतिलोम के लिए विभिन्न दशाओं का वर्णन कीजिए, या फिर डिस्क्राइब द डिफरेंस कंडीशन फॉर द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि तापमान का व्युत्क्रमण यानी कि प्रतिलोम क्या होता है। तो अक्सर हमने क्या देखा है कि सामान्य परिस्थितियों में जब हम ऊंचाई के साथ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 50 है तो यहाँ 40 हो जाएगा, और जाएंगे 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक टाइम पे ये 0 से भी माइनस हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि तापमान जो है वो ऊपर जाते जाते घटता जाता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया उलट जाए, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने घटने की बजाय बढ़ने लगे, तो हम इसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अब इसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं होती है। सबसे पहले तो लंबी रातें। तो पृथ्वी जो है, हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो दिन के समय ताप यानी कि जो धूप है, ये समझ सकते हैं आप, वो ग्रहण करते हैं और रात के समय उसको छोड़ते हैं। तो रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है तथा उसके ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। तो ये जो एक कारण है, ये तापमान के व्युत्क्रमण के लिए अहम भूमिका निभाता है सर्दी के मौसम में। उसके बाद है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश से मेरा तात्पर्य ये है कि भौमिक विकिरण के द्वारा, यानी कि जब ये जो अर्थ होती है, ठीक है, ये सन को उसकी जो ऊर्जा होती है वो वापस दे रही होती है, तो इसी दौरान पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश का होना अति आवश्यक है। मेघ जो है वो विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। तो ये स्वच्छ आकाश का योगदान हो गया। उसके बाद आ जाता है शुष्क वायु यानी कि ठंडी वायु। इसका क्या मतलब है, आर्द्र वायु में ऊष्मा यानी कि जो गर्म वायु होती है उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो पहले से गर्म है तो और ऊष्मा को अधिक अपने आप में सोख सकती है। इससे क्या होता है कि तापमान की हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो शुष्क वायु होती है वो, यदि वो, हमें पता भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर पाएगी, अतः वो ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण को पैदा होने के लिए उत्तरदायी बनती है। उसके बाद आता है हिमच्छादन। हिम और सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी हो जाती है। यानी कि जो हिम होती है, ठीक है, उसको सौर विकिरण अधिकांश भाग में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो क्या होता है, जो वायु होती है वो निचली परत उसकी ठंडी हो जाती है। उसके बाद शांत वायु। तो वायु के चलने से जो आसपास का एरिया होता है उसका, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब वायु चलेगी ही नहीं, वो स्थिर रहेगी, तो सिंपल सी बात है कि जो तापमान का व्युत्क्रमण वो आसानी से हो जाएगा जब वायु शांत होगी। ठीक है, तो तापमान के व्युत्क्रमण के लिए ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं, और होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में देखिए कि द इनवर्स टेम्परेचर, आखिर इनवर्स टेम्परेचर कहते किसे, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लॉन्ग नाइट्स हैं, क्लियर स्काई है, ड्राई एयर है, एंड ग्लेशियर है, और एक पॉइंट अभी और होगा नीचे हमारा, हाँ, क्लेम एयर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है बच्चों, भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए, या फिर इसे पूछ सकते हैं मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। अथवा में प्रश्न पूछेगा मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, या फिर व्हाट इज सोइल कॉल्ड, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में मानसून वर्षा की विशेषताएं। तो सभी पॉइंट्स में आपको एक ही बार में दिखाता नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, भारत विषुवत रेखा से
उत्तर की तरफ विस्तृत है। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य में, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पे इसके इस तरह से मध्य में होती है, जो कि गुजरती है। कहाँ से गुजरती है अगर आपको पता हो तो मैं आपको राज्यों के नाम बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुछ 7 राज्य होते हैं जिनसे ये गुजरती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में और दक्षिण में हिंद महासागर घेरे हुए, किसको, भारत को। ये परिस्थितियां यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जलवायु को ये सारी चीजें जो प्रभावित करती है, कौन कौन सी, विषुवत, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण हिंद महासागर और कर्क रेखा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मानसून, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है। तो देखो, इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि भारत जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान तक होती है। भारत में मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। किसे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप समुद्र से, ठीक है, ये जो समुद्री एरिया है यहाँ से आप दूर चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी के आसपास में क्या है, हम मान लेते हैं कोलकाता है, ठीक है, क्या है, कोलकाता। तो यहाँ पे कितनी है, 119 सेंटीमीटर है प्रति किलोमीटर। तो जैसे ही आप दिल्ली पहुंचते हैं, चंडीगढ़ या फिर यूपी पहुंचते हैं, तो वही वर्षा 56 सेंटीमीटर हो जाती है। तो समुद्र तल से जब आप दूर हो जाते हैं तो वर्षा भी यहाँ पे प्रभावित हो जाती है। एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आद्र दौरों में आती है, जिससे कुछ सूखे अंतरांक भी आते हैं जिन्हें विच्छेद कहते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आद्र दौरों पे, यानी कि मान लीजिए कि जो वर्षा है वो 10 दिन में एक बार आ गई, 50 दिन में, या फिर 20 दिन में, या फिर 40 दिन में एक बार आ गई। तो इससे क्या होगा कि इसके बीच का जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसी के साथ में जब ये मानसून वर्षा आती है तो कुछ सूखे अंतरांक भी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं विच्छेद। उसके बाद आता है ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है। यानी कि ऐसी वर्षा जो ग्रीष्म काल में होती है वो काफी बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसमें बहुत सारा पानी बह जाता है, जिससे मिट्टी का अपरदन भी हो जाता है और बाढ़ आने का भी खतरा बना रहता है, ठीक है। भारत जो है वो हमें पता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है इसकी, मानसून का इस पर अत्यधिक महत्व है। इस वर्षा को स्थानिक मिलाप भी आसान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ में आ जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है भारतीय मानसून की विशेषताओं के बारे में। तो सिंपल सा ये चीज आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इससे समझिए इंग्लिश में, फॉलोइंग आर दी मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, 6 फीचर्स लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न की। अथवा वाला प्रश्न था कि मृदा कहते किसे हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखो भाई, मृदा क्या है, मृदा जो है वो भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी भाग है, जिसमें चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण तथा वनस्पति के सड़े गले अंश के मिश्रण, जलवायु व जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनने वाला जो स्रोत है उसे मृदा कहते हैं। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल होती है, ठीक है। तो मृदा क्या होता है कि मृदा जो है वो भूपृष्ठ का एक ऐसा ऊपरी भाग है जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण, वनस्पति के सड़े गले अंश, जलवायु और जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं। तो हम कारक की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं सबसे पहला कारक होता है जनक सामग्री या फिर मूल पदार्थ। तो मृदा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मूल पदार्थ बहुत जरूरी होता है, जो कि हमें कहां से मिलता है, चट्टानों से। कैसे, चट्टानें जब टूटती हैं, फूटती हैं, तभी मृदा का निर्माण होता है उसके छोटे छोटे कणों से। फिर आता है उच्चावच। उच्चावच का यहाँ पे मतलब है ऊंचाई से। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल, यानी कि कुछ देखिए जैसे ये घाटी है, एक ऐसी घाटी हो गई और एक घाटी है इस तरह की। तो ऐसी घाटी में क्या होता है कि ये वाली जो घाटी है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा निर्माण में बाधा आती है। यानी कि यहाँ पे अगर यदि जल अधिक मात्रा में जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मृदा का निर्माण नहीं होगा। और इस एरिया में, ठीक है, मान लीजिए ये जो है वो कुछ ऐसी घाटी है, ऐसे जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे
पानी जो है वो अधिक तेजी से जाता है, यहाँ पे पानी धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे मृदा का निर्माण अच्छे से होगा, यहाँ पे बहुत कठिनाई आती है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है उच्चावच के आधार पर। और यही चीज है कि जहाँ पे कम उच्चावच वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे मृदा की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है। ओके, तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई, जनक सामग्री या फिर मूल पदार्थ और उच्चावच। अब आ जाते हैं और आगे। अब यहाँ पे है जलवायु। तो जलवायु कैसे प्रभावित करते हैं? जलवायु के विभिन्न तत्व विशेष करके तापमान और वर्षा, इसमें पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जन्म होता है। ओके, देन आगे देखते हैं हम। तो आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कि प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जो है वो किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक जो प्रक्रिया है और उसका जो विकास है वो इसी वनस्पति के साथ ही आरंभ होता है। उसके बाद आगे देखें हम समय। तो मृदा की एक छोटी सी परत का निर्माण करने में भी कई हजार वर्षों का समय लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा निर्माण किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब इसको इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पैरेंट मटेरियल या फिर कह सकते हैं मतलब दोनों ही एक ही है, इंग्लिश में तो एक ही कहते हैं पैरेंट मटेरियल। उसके बाद है रिलीफ, देन क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइम। सबसे आखिरी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये, जैव विविधता के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए या फिर डिस्क्राइब द डिफरेंस अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले दृष्टिकोण हम देखेंगे आर्थिक महत्व, यानी कि जैव विविधता जो है वो आर्थिक महत्व के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक महत्व में क्या आ जाएगा? जैव विविधता जो है वो संसाधनों के उन भंडारणों के रूप में समझा जा सकता है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में किया जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी आय भी कर सकता है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे जो आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप ही मतलब जैव विविधता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होते हैं, जिनसे वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकता है। लेकिन इसे अधिक मात्रा में उपयोग ना करें, क्योंकि प्रकृति में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो वही आपके विनाश का कारण बनती है, आपने सुना ही होगा। उसके बाद आता है पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक यानी कि पर्यावरण से संबंधित। तो जीव प्रजातियां और ऊर्जा ग्रहण करना, ये उनका संग्रहण करना, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करना, उन्हें विघटन करना, परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि देखिए क्या होता है कि जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, साथ ही साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उन्हें उत्पन्न करके विघटित कर देते हैं, और परितंत्र में जल व पोषक जो होते हैं ये परितंत्र के चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां होती हैं वो वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। तो पारिस्थितिक महत्व एक तो क्या हो गया कि जल व पोषक तत्व का जो चक्र है उसको बनाए रखने के लिए जीव प्रजातियां ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, उसका संग्रहण करती हैं। साथ ही साथ वायुमंडलीय जो गैसें हैं वो जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता होती हैं। ये परितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता क्या होगी, यानी कि जितनी ज्यादा विविधता एक परितंत्र के अंतर्गत पाई जाएगी, उतनी ही प्रजातियों में प्रतिकूल स्थितियां होंगी, संभावना रहेगी और वहां पर उत्पादकता जो है वो भी अधिक होती है। तो अब ये चीज आपको यहाँ पे सिंपली सी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक भूमिका। तो वैज्ञानिक भूमिका क्या होती है? देखिए वैज्ञानिक भूमिका के अनुसार कि जैव विविधता जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है और ये भविष्य में कैसे विकसित होगी। ठीक है, जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है वैज्ञानिक दृष्टि से? वो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता से हम ये पता कर सकते हैं कि जीवन कैसे आरंभ हुआ और भविष्य में ये इसका विकास कैसे होगा, जीवन कैसे चलता है, और परितंत्र जिसमें जिसमें व्यक्ति भी एक प्रजाति है उसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका होती है, इन्हें जैव विविधता के द्वारा समझा जा सकता है। जैव विविधता का जो स्तर है वो अन्य जीवित प्राणियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना भी माना गया है।
तो जैव विविधता की आर्थिक, पारिस्थितिक और जो वैज्ञानिक जो भूमिका है वो यहाँ पे आपको कंप्लीटली आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जैव विविधता के विभिन्न दृष्टिकोण, आर्थिक महत्व, पारिस्थितिक और वैज्ञानिक। उसके बाद द फॉलोइंग आर द डिफरेंट यानी कि अलग अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इकोनॉमिक, सबसे पहले है हमारी इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में आपके 2 पॉइंट लिख देंगे ये वाले। देन नीचे जाते हैं इकोलॉजिकल, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या क्या चीज लिखेंगे वो आप देख सकते हैं। देन आती है साइंटिफिक रोल। तो साइंटिफिक रोल में आप क्या क्या पॉइंट डालेंगे वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये वाला। चलिए अब चलते हैं हमारे सेक्शन लास्ट की तरफ, जो कि है हमारा मानचित्र पर आधारित, ठीक है। किस पे है? मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मार्क्स का आपका एक प्रश्न होगा, ठीक है। 1 into 5 यानी कि एक एक मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन होंगे मैप में। तो देखते हैं भाई कैसे भरेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मैप देखते हैं, मैप में हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा दी गई जानकारी के आधार पे मानचित्र को भरें और अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। तो सबसे पहले है लघु शुष्क ऋतु मानसूनी प्रकार, शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी प्रकार, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठंडी आर्द्र तथा शीत जलवायु वाला प्रदेश और ध्रुवीय जलवायु। आपको क्या करना है, इन जलवायु से संबंधित किसी भी एक एक जो राज्य है उसको आपको चिन्हित कर देना है मैप में। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इंग्लिश में आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या करना है, जो एक एक नाम आपको लिख देना है। तो सबसे पहले तो देखिए कौन सा क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है AMW, ठीक है। AMW कहाँ पे पाई जाती है? गोवा और दक्षिण का जो भारत भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर पाई जाती है। AS कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, ठीक है। BSHW ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी गुजरात में। उसके बाद DFC कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और ध्रुवीय प्रकार की कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो अभी हम एक एक करके इन सभी को मैप में देखने वाले हैं। तो अब हम अपना मैप ओपन करते हैं और मैं आपको राज्य के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे AMW कहाँ पे है। तो देखिए AMW वाले प्रदेश कौन कौन से, ये है आपका मैप। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था? AMW। तो जब आप मैप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो AMW आपको कहाँ पे दिख रही है? AMW है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो AMW वाले जो प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो आपका टेबल बनी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको बताया गया है? गोवा को बताया गया है। तो गोवा कहाँ पे है? यहाँ पे मुंबई के आसपास में गोवा है, सिंपल सा है। तो आप कोई एक लगा देंगे। उसके बाद क्या था हमारा? अब AW कहाँ पे है? उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर है। तो AW वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। कोई एक आपको भरना है तो ओडिशा में आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा था BSHW, तो ये कहाँ पे एक देखने को हमें मिलती है। इसके राज्य क्या क्या थे एक बार हम वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो राज्य को देखने के लिए हमें टेबल को वापस लाना होगा। तो लघु शुष्क कहाँ पे देखी थी हमने? गोवा के दक्षिण में जो भारत का पश्चिमी तट है वहां पर, ठीक है। यानी कि पश्चिमी तट में कौन कौन सा सम्मिलित हो जाएगा AMW में? AMW में जो पश्चिमी तट है, ठीक है, इसमें मुंबई भी आ जाएगा और कर्नाटक भी आ जाएगा, बेंगलुरु भी आ जाएगा, तमिलनाडु भी आ जाएगा। और ये सारे जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आप किसी भी एक को चिन्हित कर सकते हैं। फिर था हमारा AS। तो AS में क्या है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहाँ पे है? AS ये है हमारा, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वो यहाँ पे चेन्नई की थोड़ा सा साइड में है। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली लिख देंगे, चिन्हित कर देंगे। उसके बाद हमारी कौन सी प्रकार की जलवायु है? BSHW। तो इसमें हम देखेंगे अर्ध शुष्क ये कहाँ पे है? गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब। तो हम देखते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी BSH, ठीक है। BWS, एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सी जलवायु लिखी है? BSHW, हाँ ठीक है, BSHW। तो ये है हमारी BSHW ये वाली। तो ये वाला जो एरिया है जितना भी, तो इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? देखो यहाँ पे गुजरात भी है, राजस्थान भी है और पंजाब भी है। तो इसमें ये तीनों राज्य आ जाएंगे। तीनों में से आप कोई सा भी एक लगा सकते हैं।
नीचे देखें तो नीचे है डीएफसी। डीएफसी में है अरुणाचल प्रदेश। तो डीएफसी हम देख लेते हैं कहाँ पे है भाई। डीएफसी है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देख सकते हैं ये है, ये रहा डीएफसी यहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी थी हमारी कौन सी है देख लीजिए, ई प्रकार की। तो ई प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ई प्रकार की जलवायु यहाँ पे है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर सम्मिलित है, अब तो लद्दाख भी आ गया है, हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। तो आप जो है ये कोपेन के अनुसार जो एक वर्गीकरण किया गया उसे जरूर पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाए। तो इस से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर था क्लास 11 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सभी चीजें इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गाइस सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को भी बताइएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपका सैंपल पेपर है वो आ चुका है, ठीक है, और वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है इजीली। तो शेयर कीजिएगा, बस यही आपसे कहना है मेरा। और क्या कहते हैं कि लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।